यूरेशिया, जहां पर भारत का प्रतिनिधिमंडल हर साल जाता है, जिनमें जनप्रतिनिधिगण भी होते हैं और वहां और देशों के भी सदस्य भाग लेते हैं। और जो भारत के जनप्रतिनिधिगण जाते हैं वो वहां से जब लौटते हैं तो वहाँ किन किन चीज़ों पर फोकस रहता है और लेकर लौटते हैं भारत। तो अच्छा ये बताइए अंबिका जी कि जब वहाँ आप लोग चर्चा होती होगी, कई देशों के लोग चर्चा करते हैं, तो भारत को कहाँ पाते हैं? जब तुलनात्मक देखते हैं तो कैसा लगता है कि हम कितना उनके मुकाबले खड़े हैं? और जो स्थिति चल रही है वो अच्छी नहीं है। अच्छी ये सोचना चाहिए भारत सरकार को भी। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि भाई देश को आगे सोचना चाहिए और इनसे जो पुराने संबंध रहे हैं वैसे ही संबंध हो जाएंगे यदि इन देशों से, तो हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। जो भारत से संबंध रखता था मिस्टर अभय कुमार सिंह, जो कृष्ण प्रांत है वहाँ पे, उसके वो मंत्री हैं और आने वाले समय में रूस में भारतीय मूल के पहले सांसद बनने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, Despacito, Russia. Yes, Mr. Vikas, please come close to Mr. Said. हाँ, जालिम फोटो, जालिम वीडियो। अभी ना जाओ छोड़ करके। Итак, сцену я вновь хочу пригласить Валерию Ланскую под ваши громкие, бурные аплодисменты и овации. I would like to invite Valeria Lanskaya once again to loud applause. И снова добрый вечер. पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आप सभी अक्सर देखते होंगे कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जब विदेश जाता है तो वहां उसके काम क्या रहते हैं, क्या कुछ वहां से लेकर लौटता है और क्या सरकार को सुझाव देता है। चूंकि जब भी हम बैठे भारत में होते हैं, लेकिन तुलना अक्सर विदेश नीति से भी करना शुरू कर देते हैं। विदेशों में जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर भी फोकस करते हैं और आकर के बताते हैं कि वहाँ की व्यवस्था भारत की व्यवस्था से बहुत अच्छी है। तो ये क्यों करते हैं? चूँकि विदेश की जो नीति होती है, वहाँ की अपनी जो व्यवस्थाएं होती हैं, दोनों जगह की व्यवस्थाओं का तुलना होता है। अपने अपने देशों की व्यवस्थाओं को लोग वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद कुछ जो खास विषय होते हैं, सुरक्षा का विषय हो गया, व्यापार का विषय हो गया और तमाम ऐसे ऊर्जा के क्षेत्र में, तो उसमें हम कहाँ खड़े हैं, यानी भारत कहाँ खड़ा है, ये सब हमें वहाँ से अनुभव मिलता है। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं आज जो है यूरेशिया, जहाँ पर भारत का प्रतिनिधिमंडल हर साल जाता है, जिनमें जनप्रतिनिधिगण भी होते हैं और वहाँ और देशों के भी सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या कुछ रहता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसी जो प्रतिनिधिमंडल है, उसी के एक अहम सदस्य अंबिका प्रताप सिंह जी आई इंडिया के स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है अंबिका जी। मेरा पहला सवाल यही है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत से यूरेशिया जाता है, आपको मैं अक्सर देखता हूँ, कई प्रतिनिधिमंडल में आप शामिल रहे, वहाँ पर आप संबोधित भी करते हैं, तो क्या कुछ रहता है वहाँ? चर्चाएं किस बात को लेकर होती हैं? और जो भारत के जनप्रतिनिधिगण जाते हैं वो वहाँ से जब लौटते हैं तो वहाँ किन किन चीज़ों पर फोकस रहता है और लेकर लौटते हैं भारत? जो विशेषकर
भारत की विदेश नीति के आधार पर जी। और विदेश नीति में हमारी अर्थनीति भी होती है। क्षेत्रीय संगठन जैसे ये यूरेशिया डायलॉग होता है, ये पिछले 2 साल से परम एक राज्य है यूनाइटेड रशिया में, उसमें वहाँ पे होता है। तो उसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल में मैं भी गया था। अच्छा। पिछली बार भी गया और इस वर्ष भी गया था वहाँ पे। तो जो चर्चा होती है वो विशेषकर हमारे जो यूथ हैं उनका कैसे वहाँ पे सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र जो इस समय सबसे दयनीय स्थिति है पूरे विश्व की, जो प्रॉब्लम हुई ईरान और उसके कारण, तो वैश्विक मंच पे देखा जाता है कि जो मेन समस्या है तो उसके निराकरण के लिए भी लगभग 39 से 40 देश वहाँ पे अच्छा आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो उसमें मैं गया था और जो अनुभव हुआ वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें जो है विशेषकर हमारे इस क्षेत्र का, भारत का रूस के प्रति जो लगाव है पुराना तो बहुत अच्छा रहा और वर्तमान सरकार भी कुछ हद तक उस पर अमल करती हुई दिखाई अमल करती है। और उसी पे मैं आपको अपने अनुभव बताना चाहूँगा कि अर्थनीति में भी हमारा ऊर्जा का जो चल रहा है, वहाँ से व्यापार या जैसे भी गैस है या अपना क्रूड ऑयल है, वो अपना हमारा जो मेन आता है तो रूस से आता है इस समय, और ईरान से आता था। तो उसके सामंजस्य के लिए भी तो हम उस पर निर्भर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अच्छा ये बताइए अंबिका जी कि जब वहाँ आप लोग चर्चा होती होगी, कई देशों के लोग चर्चा करते हैं, तो भारत को कहाँ पाते हैं? जब तुलनात्मक देखते हैं तो कैसा लगता है कि हम कितना उनके मुकाबले खड़े हैं? वैसे तो कुछ चीज़ें अनकही सी हो रही हैं इस समय, बिल्कुल जो सच्चाई है। हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, सॉफ्टवेयर में नंबर 1 हैं हम वर्ल्ड में, और जिसके कारण हमारे जो बच्चे जो बाहर, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, वो सब बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनसे जो भारत की स्थिति है बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी कमियां हैं, अच्छा, जो हमारा क्योंकि यहाँ पे 40% लगभग जो आयल आता है, जो भी आता है इन देशों से आता है, ईरान से और रूस से। तो उनसे बैलेंस बनाने के लिए हमारे देश की जो अर्थनीति या जो भी विदेश नीति है उस पर थोड़ा अमल करना होगा। और जो स्थिति चल रही है वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको प्रायोरिटी देनी होगी। आपको जब चीज़ें कम दाम में और अच्छी तरीके से मिलती रही हैं, इतिहास भी है, तो उस पर अमल करना चाहिए, और कर रही है सरकार, थोड़ा बहुत तो कर ही रही है। और अगर हम बात करें युवाओं की, हम बात करें रोज़गार की, हम बात करें कि वहाँ का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसमें भारत कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए, जब हम गए वहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग एफ्लाट जो हमारी एयरलाइंस है, जो रशिया की एयरलाइंस, उसमें लगभग 70% हमारे यूपी और बिहार के ही बच्चे वहाँ जॉब करने गए हैं। ये सोचना चाहिए भारत सरकार को भी कि हमारे बच्चों का जो हमारे यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं उनको वहाँ पर काफ़ी कुछ अपने कौशल से जो मिल रहा है वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जाके कमा रहे हैं, ला रहे हैं, और वो देश भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह से भी इन कंपेरिजन टू अदर्स काफ़ी कुछ उसका लाभ मिल रहा है। हमारे देश के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि भाई देश को आगे सोचना चाहिए, और इनसे जो पुराने संबंध रहे हैं वैसे ही संबंध हो जाएंगे यदि इन देशों से, तो हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अगर अच्छे संबंध हो जाएं तो स्थिति हमारी बेहतर होगी? वो अभी कमी है थोड़ी। हम जो चीज़ें 2 गुना या 3 गुना रेट पे ले रहे हैं, वो डिस्काउंट रेट मिलता है तो हमारा उतना रेवेन्यू बचेगा, चीज़ें होंगी। और हमसे समझदार बहुत लोग हैं,
हो सकता है कुछ और रीज़न हो जिसके कारण चीज़ें न हो रही हों, सौदे कभी नुकसान करके किए जाते हैं, शायद उसमें कुछ हो। अभी आपने बताया कि 40 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो जब भारत के प्रतिनिधियों का मंडल पहुंचता है तो वहां पर भारत की स्थिति कहां पाते हैं, क्या बर्ताव रहता है वहां पर और भारत के प्रति क्या सोच रहती है? आपको बताऊं, भारत के प्रतिनिधिमंडल में एक रूसी व्यक्ति भी है। अच्छा। जो भारत से संबंध रखता था, मिस्टर अभय कुमार सिंह, जो कृष्ण प्रांत है वहाँ पे, उसके वो मंत्री हैं और आने वाले समय में रूस में भारतीय मूल के पहले सांसद बनने जा रहे हैं इस बार। अच्छा, उस प्रांत से गर्व की बात है। और जब वहाँ पर अपने लोगों को मिलते पाते हैं तो हमारा दल भी बड़ा होता है। जितने भी और लोग होते हैं तो हमारे यहाँ भारत के प्रतिनिधिमंडल में कम से कम 5 या 6 लोग होते हैं। नॉर्मली बहुत 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत के लोगों का स्वागत वहाँ पर दिल खोल के करते हैं वो लोग। और उसमें हम आपको कुछ वीडियो क्लिप देंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीछे देखेंगे जितनी वीडियो क्लिप होंगी वो सारी कुछ पीछे आपकी चलती हुई दिखाई देंगी, ताकि दर्शक जान सकें कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत का जाता है उसके एक अहम सदस्य अंबिका प्रताप सिंह आज जो संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे, अन्य जो प्रतिनिधिगण होंगे वो भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और जो आपके सीतापुर से जो जनप्रतिनिधिगण गए हैं उनमें मिश्रिख से 4थी बार सांसद हैं अशोक रावत, उनका भी जाना हुआ, और सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान का भी जाना हुआ। और कई उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस प्रतिनिधिमंडल में वो गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि 40 ऐसे देश हैं जहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल है वो इसमें पार्टिसिपेशन करता है, फिर आपस में संवाद होता है और वहाँ से जो निचोड़ निकलता है वो अपनी अपनी सरकारों तक वो पहुँचाते हैं जो देश इसमें शामिल होते हैं। तो भारत कैसे बेहतर हो और कैसे विदेशी नीति में सक्सेस हो, इस पर ज़्यादातर फोकस रहता है। इसी बात को लेकर के ये प्रतिनिधिमंडल हर साल यूरेशिया पहुंचता है। सर, मेरा और सवाल ये है इसके बाद वाला ये कि जब आप लोग 2 बार वहाँ आप लोगों का जाना हाल फिलहाल हुआ है जी जी इधर, उसके बाद चूँकि 2 बार जाने के बाद कुछ चीज़ें अपने आप में भी सीखने को मिलती हैं, अब जब अगली बार प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो किस ऊर्जा के साथ जाएगा और क्या कुछ करने की तमन्ना रहेगी? मुझे लगता है कि हमारे युवाओं का रोजगार के प्रति वहाँ पर, दूसरा जो मेडिकल से संबंधित जो हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पर रहते हैं उनको भी काफ़ी सुविधाएं वहाँ सरकार देती है और बहुत कम फीस में, मतलब पर एनम का 8 से 9 लाख रुपए की मात्र मेडिकल खर्चे पे वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा मिलती है, जो यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च, पेपर अलग लीक हो जा रहा, पेपर अलग लीक हो रहा है, ये विडम्बना है। तो हमारे बच्चे, उनके लिए बहुत कम पैसे में मेडिकल की शिक्षा वहाँ मिलती है और जी जो रोजगार मिलता है उसके लिए सरकार, भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है। यदि भारत की सरकार, एक निवेदन आपसे है, सरकार से भी है, हमारे देश की सरकार से भी है कि यदि वीज़ा भारत का और रूस का फ्री हो जाए आपस में तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होगा, क्योंकि यहाँ से 100 लोग जाते हैं, वहाँ से 10 लोग आते हैं। पॉपुलेशन के आधार पे भी देखते हैं वो भी है और वहाँ बेहतर वहाँ का। मेरा एक आग्रह है आपसे, ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे। बिल्कुल, देखिए तो भारत सरकार के लिए एक सुझाव उसी प्रतिनिधिमंडल से निकल करके आया है। यदि वीज़ा फ्री हो जाए रूस के लिए तो भारत के जो युवा हैं, जिनके अंदर कौशल है, जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना है और सस्ते में वो वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, सोचकर आपको हैरानी होगी कि साल उनका जो डॉक्टर बनने की फीस है वो 10 लाख के आसपास है, जो करोड़ों रुपए उनके अभिभावक खर्च करते हैं और उसके बाद व्यवस्था कहाँ लीक हो जाती है ये अक्सर आप देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुझाव निकल करके आया कि रूस जो भारत का बहुत ही मित्र देश माना जाता है, उसके लिए भारत सरकार को एक अहम पहल करनी चाहिए ताकि यहाँ के युवा वहाँ जा सके और उसका फ़ायदा भारत को मिल सके। ये परिवहन की अगर बात करें, परिवहन देखते होंगे वहाँ का और यहाँ का, क्या अंतर पाते हैं, कितना बेहतर
किया जा सकता है तुलनात्मक? हमारे यहाँ की वैसे तो रोड वगैरह बहुत अच्छी है। माननीय गडकरी जी के आने के बाद में देश की स्थिति परिवहन में भी बहुत अच्छी हुई है और वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, लेकिन दुर्घटनाएं बहुत बड़ी हैं। दुर्घटनाएं वो इस ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं वहाँ पे। वहाँ भी होती हैं? वहाँ पे होती हैं। इसी अनुपात नहीं, में? इसी अनुपात में नहीं। अच्छा। तो पॉपुलेशन जब हमारे यहाँ से वहाँ का 1/4 मतलब हमारी तो 150 करोड़ पॉपुलेशन है और वहाँ की 22 करोड़ है, तो उस हिसाब से कम होती है। आप लोगों का रहना होता होगा, फूड में अगर बात करें तो क्या यहाँ और वहाँ महंगाई का क्या अंतर पाए? महंगाई का चूँकि पूरे विश्व में एक वैश्विक स्तर पर महंगाई देखी जा रही, अब अगर तुलना करते तो भारत को कहाँ? भारत इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। आपकी जो सबसे महंगी चीज़ है वहाँ पे मिर्च 450 रुपये किलो, 450 रूबल पर केजी। ओहो। 250 रुपये आलू का रेट है वहाँ पे। उसका कारण है कि वहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च तक बर्फ़ से ढका रहता है, केवल 6 महीने मिलते हैं, 5 महीने मिलते हैं, उसी में जो पैदा होता है किसान जो भी पैदा करते हैं वही खिलाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे महंगाई अधिक है। इस मामले में अपने देश से सस्ता भोजन कहीं नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विडंबना है कि हमारे यहाँ की सरकार मिलावट पे ध्यान नहीं देती है, बढ़ावा देती है। इस पर रोक होनी चाहिए। जब आपने सस्ती महंगी की बात की तो आप किसान भी हैं, क्या कभी भारत का किसान 5 रुपए से ज़्यादा आलू या 5 रुपए से ज़्यादा टमाटर बेच पाया? जमाखोरी नहीं मानते आप? वही व्यापारी के पास पहुंचने के बाद 100 रुपए और 200 रुपए तक कीमत हो जाती है। ये भी तो विडंबना है। और कानून भी इसका है, जमाखोरी का जो आपने बताया, काला बाजारी का और मिलावटखोरी का। फिर भी जारी मिलावटखोरी है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। बाहर जो भी मिलता है फल या सब्जी या जो शुद्ध भी होती होता है है। बहुत शुद्ध होता है, तो उसके टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो जो फर्टिलाइजर यूज होता है तो बीमारियां भी वो कम होंगी? बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। वहाँ बीमारियां कम होंगी? वहाँ पे ओवरेज मतलब 80-90 बहुत नॉर्मल एज है। लोग चलते हैं, टहलते हैं। 90 ईयर के लोग मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे साथ में सुबह मतलब वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं। अच्छा, भारत की तरह क्या जगह जगह यही है दवाखाना, यही है अस्पताल, ऐसा खुला है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ पर तो बीमारी है नहीं तो फिर बीमारी दवाखाना है नहीं कैसा? तो इनकी संख्या बहुत कम है। और दवा लेने के नाम पर दवा यही शायद कारण होगा बीमारी वहाँ नहीं है होने के कारण कि वहाँ पे स्वास्थ्य MBBS करना या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी शिक्षा है वो बहुत सस्ती है। मुझे तो ये लगता है, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे। तो जो लोग यूरेशिया नहीं गए हैं वो आप समझ लीजिए कि हो आए हैं और वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को जान लीजिए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को जान लीजिए, वहाँ के खान पान को जान लीजिए और भारत के खान पान को जान लीजिए, वहाँ की बीमारी को देख लीजिए और यहाँ की बीमारी को देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि 90 साल के आसपास का व्यक्ति आराम से टहलता है, बीमारी वहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आती, दवाखाना वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। भारत को सोचना चाहिए, भारत को अमल करना चाहिए। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।